गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर क्वालिटी है तो फटाफट से वाई टाइप कर दो बच्चे। शुरू करते हैं आज का, जल्दी से। बहुत बढ़िया। और वही बात बच्चे, जो भी बच्चे लाइव हैं यहाँ पे सेशन देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, जब ज्वाइन करो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जैसे जैसे ज्वाइन करते रहो वैसे वैसे लाइक करते रहो। और वही बात कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर करें। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। दिवाली की जोरों शोरों पे तैयारियां हैं, तो पढ़ लेते हैं आईपीसी। आज बच्चे सैटरडे है तो हम लोग यहाँ पे हैं, कहीं पे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो यही अपने आप में एक प्रमाण है कि हम अपना कितना सीरियस है अपने कैरियर के मामले में। तो इसी बात को साथ आज जो मैं आईपीसी में दोस्तों कवर करूंगा, जो पॉइंट्स मैं आज कवर करने वाला हूं दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम प्री की बात करें, क्योंकि जो सेक्शंस आज कवर होंगे ना उसमें प्री के काफी क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, उसकी कई वजह रहती हैं, इन सेक्शंस पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता नहीं है। और आज मैं जिन सेक्शंस की बात कर रहा हूं वो हैं सेक्शंस 39 से लेके लगभग सेक्शन 70 तक। ये जो पार्ट है हमारे आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, ये दोस्तों कई बार हमसे इग्नोर हो जाता है। इग्नोर क्यों हो जाता है? क्योंकि हम ग्रुप लायबिलिटी पढ़ते हैं, सेक्शन 34 पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा 34 से 38 पढ़ लेते हैं, फिर हम जंप कर जाते हैं किस पे? जनरल डिफेंसेस पे, सीधा हम सेक्शन 76 पे पहुंच जाते हैं। एलएलबी में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। अब जुडिशरी के बच्चे कितना उस चीज पे फोकस कर पाते हैं। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर है वो पूरी तरीके से ये जो बीच का एरिया है जो जंप कर दिया जाता है उसी पे आधारित होगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक डेफिनेशन, एक एक सेक्शन आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूं। आखिरी में एक केस भी देखेंगे जो हम आज पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड होगा, उसमें अपनी नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट सेगमेंट में दोस्तों टेस्ट और लर्निंग का तो सेगमेंट होना ही होना है, जिसमें मैं कुछ सवाल रखूंगा आपके सामने और आप कोशिश करेंगे कि उनके जवाब दें, ज्यादा से ज्यादा सही जवाब दें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। अगर दोस्तों सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी, आप तैयार हैं अपनी किताब कॉपी के साथ, पेन आपके हाथ में है, तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। मैं पहला सेक्शन कवर करने जा रहा हूं बच्चे। बहुत बढ़िया। तो बच्चे पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 39, और ये सेक्शन 39 जो है ये कोई सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं बता रहा, ना ही कोई रूल ऑफ एविडेंस है। ये दोस्तों डिफाइन कर रहा है, ये एक डेफिनेशन बता रहा है। किस चीज की डेफिनेशन बता रहा है? एक शब्द की, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटैरिली। दोस्तों आईपीसी के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी है, और मैं इसको परेशानी मांगता हूं और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात में। दोस्तों जितने भी बाकी के स्टैट्यूट्स हैं, चाहे वो सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, या कोई और लॉ हो, उनमें दोस्तों क्या अच्छी बात है कि एक ही सेक्शन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको डिफाइन कर दिया गया है। जैसे सेक्शन 2 या सेक्शन 3 ज्यादातर डेफिनेशन जो हैं उसी में कवर कर दी हैं उन्होंने। तो एक ही जगह हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस शब्द का क्या मतलब है। पर आईपीसी में क्या है, ये जो डेफिनेशन है दोस्तों ये अलग अलग भागों में बिखरी हुई हैं। इनकी वजह यह भी हो सकती है कि ये जो डेफिनेशन है ये आसान नहीं है कि एक ही जगह पे इनको इकट्ठा करा जा सके, क्योंकि सबका कॉन्टेक्स्ट अलग है। पर वजह कोई भी रही हो, जो सेक्शन 39 है ये हमको वॉलंटैरिली डिफाइन करता है। और वॉलंटैरिली का मतलब क्या होता है? ये शब्द बार बार आता है कि किसी और हम आप जो हमारी नॉर्मल भाषा है, बात करने की भाषा एक दूसरे से, उसमें भी ये शब्द कई बार इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं क्या किसी व्यक्ति ने कोई चीज वॉलंटैरिली की या नहीं। और अगर जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं उसको समझना चाहें तो ये है क्या किसी ने कोई चीज अपनी मर्जी से की या नहीं की। मर्जी से करना उसको बोलते हैं वॉलंटैरिली। करना मतलब क्या किया? रिजल्ट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इस डेफिनेशन की यह है कि रिजल्ट होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए। और क्योंकि हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं तो इफेक्ट होगा, जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? एक ऑफेंस होगा। ठीक है,
क्योंकि हम एक क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, आईपीसी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि अफेक्ट होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो वॉलंटरी को वॉलंटरीली बनाता है वो क्या है? इंटेंशन। कोई भी चीज जो इंटेंशन के बिना करी गई है उसको कभी भी वॉलंटरी से करी हुई चीज नहीं मान सकते हैं। तो वॉलंटरीली की डेफिनेशन के लिए यह बहुत जरूरी है कि इंटेंशन हो, या फिर अगर किसी वजह से इंटेंशन की कमी है तो नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए। नॉलेज तो, ज्ञान तो होना ही होना चाहिए। अभी नॉलेज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी वजह से दोस्तों नॉलेज भी नहीं हो पा रही है, समझो, आप समझो कितनी ब्रॉड डेफिनेशन है, या तो इंटेंशन हो या फिर नॉलेज हो, पर नॉलेज भी नहीं है तो कम से कम दोस्तों रीजन टू बिलीव होना चाहिए। रीजन टू बिलीव, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट वीक। कोई बच्चा मेरी हेल्प करेगा बताने में ये रीजन टू बिलीव का क्या मतलब होता है? क्या बताया था मैंने आपको? एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, बस बताओ फटाफट, व्हाट इज रीजन टू बिलीव? लिखो, टाइप करो जल्दी से। क्या चीज चाहिए? एक ही चीज चाहिए। बहुत अच्छा, एक आंसर मुझे बिल्कुल सही दिखा। रीजन टू बिलीव का मतलब होता है सफिशिएंट कॉज। जिस भी चीज में आप बिलीव कर रहे हो, जो भी चीज मान रहे हो, उसके पीछे ठोस वजह का होना बहुत जरूरी है। जब तक सफिशिएंट कॉज नहीं होगी तब तक रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 39 के अनुसार आपके पास या तो इंटेंशन हो, इंटेंशन मतलब आपने कोई किसी चीज को सोच के समझ के करा है, ठीक है, आप चाहते थे वो करना और आपने करा है, या फिर आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज का मतलब आप भले ही चाहते हो ना चाहते हो, पर आपको ये पता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान होगा, तो आपके पास ये नॉलेज है। पर अगर नॉलेज भी नहीं है तो कम से कम आपके पास ठोस वजह है ये बिलीव करने की, ये बात को समझने की कि अगर आप कुछ भी ऐसा करोगे तो किसी ना किसी को तो चोट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अगर ऐसी भी सिचुएशन है तो मान लेंगे कि आपने कोई भी एक्ट वॉलंटरीली किया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात वो है ये एक शब्द लाइकली। बहुत ध्यान से देखना इस शब्द को, लाइकली, ये जान है इस डेफिनेशन की। जो ये नॉलेज मुझको चाहिए ना, और ये जो रीजन टू बिलीव मुझको चाहिए, ये ऐसा ना हो कि मेरे को 100% श्योरिटी हो कि अगर मैं ये करूंगा तो कुछ होगा, किसी का नुकसान होगा, कोई मरेगा, किसी के यहाँ चोरी होगी, मैं 100% श्योर हूं, नहीं। या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो मेरी सफिशिएंट कॉज हो ये बिल्कुल श्योरिटी दिखाती हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होना ही चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर वहां पे चांसेस भी हैं, लाइकली भी है, पॉसिबिलिटी भी है कि अगर ऐसा किया तो हो सकता है कि किसी का नुकसान हो जाए, अच्छे खासे चांसेस हैं, तो चांसेस को भी नॉलेज और रीजन टू बिलीव माना जा सकता है। कहने का मतलब है 100% श्योरिटी का होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है यह शब्द लाइकली। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा था कि आप ये करोगे इससे किसी का नुकसान होगा, तो यह माना जाएगा कि आपने वो चीज वॉलंटरीली की है, भले ही आप उसको करना चाहते थे या नहीं, भले ही आपके पास इंटेंशन थी या नहीं थी। अगर आपके पास नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है तो बात बन जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मानिए रिजल्ट हुआ है, और रिजल्ट क्या है कि किसी की हो गई है डेथ, ठीक है, किसी की क्या हो गई है? डेथ। ये रिजल्ट निकल के आया है। तो कैसे कैसे बोल सकते हैं कि किसी ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति की डेथ जो है वॉलंटरीली की है? कब, किस किस सिचुएशन में बोल सकते हैं?
या तो ए ने जानबूझकर सोच समझकर बी की डेथ करी हो, तो ये सीधा सीधा केस है कि हम बोल देंगे कि ए ने वॉलंटैरिली बी को मारा है। क्या सिचुएशन होगी? मानो ए ने अपने चाकू निकाला और बी के पेट में मार दिया, तो ये सीधा सीधा केस है कि ए ने सोच समझ के इंटेंशन के साथ बी का मर्डर किया है, बी की डेथ कॉज की है। तो सीधा बोल देंगे कि ए वॉलंटैरिली किल्ड बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मानिए ए के पास इंटेंशन नहीं है बी को मारने की, पर ए ने कुछ ऐसा किया है जिससे उसे पता होना चाहिए था कि वो ऐसा करेगा तो बी की मौत हो सकती है। कैसे? मानिए कि जो ए व्यक्ति है वो फॉर एग्जाम्पल वो कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें करंट आता है, मानिए लाइट बल्ब है या फैन है, अपने घर से उसका वायर अपने जो ये बी का घर है उसके घर के सामने लटका छोड़ देता है। मानो हम अपने घर में लाइट्स लगा रहे हैं, अभी एक कोई लाइट है जिसका तार छुटा हुआ है, टूटा हुआ है, वो बात ए को पता है, फिर भी उस लाइट को ए ने इस तरीके से लगाया है कि वो जो टूटा हुआ पार्ट है, जो खुला हुआ पार्ट है, वो बी के घर के बिल्कुल सामने है। ऐसी सिचुएशन में अगर बी को टच हो जाता है वो वायर और बी की डेथ हो जाती है, तो यहां पे भले ही ए चाहता हो या ना चाहता हो बी को मारना, पर ए जब ऐसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक वायर जो बिल्कुल जिसमें कोई भी कवर नहीं है उसको किसी के घर के सामने लटका रहा है, तो उसे ये नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी वजह से बी की मृत्यु हो सकती है। तो ये क्या का केस है कि ए के पास नॉलेज थी। और कुछ ऐसा ही सिमिलर, कुछ ऐसा ही सिनेरियो बन सकता है रीजन टू बिलीव का। रीजन टू बिलीव का एग्जांपल आप ले लो। मानिए कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें जो हमारा ए व्यक्ति है वो बी के घर में, मानिए गैस सिलेंडर, मानिए ए के पास एक गैस सिलेंडर है जो कि उसमें धीरे धीरे गैस लीक हो रही है, वो उसको रिपेयर ही कराने जा रहा था। अचानक से क्या हुआ, वो उसके दिमाग में कुछ आया कि वो 10 मिनट बाद जाएगा और उस गैस सिलेंडर को वो बी के गेट पे छोड़ के चला गया जिससे गैस लीक हो रही है। उसकी कोई मन नहीं है कि वो बी का मर्डर करे, ठीक है, पर उसने काम ऐसा किया है, उसने एक्ट ऐसा किया है जिसके वजह से उसके पास ठोस वजह होनी चाहिए, सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए मानने की कि एक ऐसा सिलेंडर जिसमें से गैस लीक हो रही है किसी के गेट के सामने छोड़ोगे, उसकी वजह से बी की डेथ हो सकती है अगर कहीं से भी थोड़ा भी इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ या कहीं से भी उसका फायर से कांटेक्ट हो गया। तो ये क्या का केस है? रीजन टू बिलीव का, रीजन टू बिलीव। और दोनों ही सिचुएशन में जब ए वायर लटका रहा था बी के घर के सामने और जब ए सिलेंडर छोड़ गया बी के सामने, कहीं से भी ए 100% श्योर नहीं था कि वो नंगी वायर लटका रहा है तो उसको बी छू लेगा, या फिर अगर वो सिलेंडर छोड़ रहा है तो वो सिलेंडर फट ही जाएगा। ही वॉजंट 100% श्योर, तब भी ये बोलेंगे कि ए ने वो सारे काम वॉलंटैरिली किए हैं, क्योंकि लाइकली, किसी भी एक्ट का लाइकली होना, चांसेस होना, वही सफिशिएंट है। 100% श्योरिटी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं अंडर सेक्शन 39। अगर दोस्तों सेक्शन 39 समझ में आया है और तीनों ही एग्जाम्पल आपको समझ में आए हैं तो फटाफट से वाई टाइप करो, जल्दी से, फटाफट बच्चे। आज थोड़ा मैटर ज्यादा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वॉलंटैरिली के एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। 39 डिफाइन करता है वॉलंटैरिली। वॉलंटैरिली के लिए हमको चाहिए रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है? कोई भी ऑफेंस, ऑफेंस मतलब मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग, कुछ भी। ये जो ऑफेंस हुआ है, या तो ये इंटेंशन के साथ हुआ हो, सोच समझ के हुआ हो, या इस नॉलेज के साथ हुआ हो कि मैं जो कर रहा हूं उसकी वजह से ये ऑफेंस हो सकता है, या रीजन टू बिलीव होना चाहिए, ठोस वजह होनी चाहिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से ये चीज हो सकती है, गलत हो सकता है। तो इन तीनों ही सिनेरियो में अगर चांसेस हैं, 100% श्योरिटी भले ही ना हो पर चांसेस हैं, लाइकली है, तो ये बोल देंगे कि कोई भी व्यक्ति वो ऑफेंस वॉलंटैरिली कर रहा है। ठीक है, ये है बच्चे हमारा सेक्शन 39। बढ़ते हैं आगे। अगला सेक्शन जो है सेक्शन 40, बहुत ही आसान सा सेक्शन है पर कई बार ये सवालों में देखा गया है।
ये बताता है कि आईपीसी के अंदर ऑफेंस का मतलब क्या है। अब ये सबसे कॉमन टर्म है जिसको हम बार बार यूज करते हैं। दो तीन शब्द हैं बच्चे जिसको हम एक दूसरे के इंटरचेंजेबल के तौर पे यूज कर देते हैं। पहला शब्द होता है क्राइम, दूसरा शब्द होता है ऑफेंस। खास करके ये जो दो शब्द हैं हम इनको कई बार एक ही मतलब के तरह से यूज कर लेते हैं कि क्राइम का मतलब भी वही चीज जो आईपीसी के अंदर हो, और ऑफेंस के अंदर ऑफेंस का भी लगभग वही चीज जो कोई भी लॉ के अगेंस्ट हो, कानून के अगेंस्ट हो। तो आज समझते हैं कि ये जो शब्द है ऑफेंस, इसका कानूनी तौर पे आईपीसी के तहत क्या मतलब है। ठीक है, तो जहां तक बात है आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड की, तो सेक्शन 40 कहता है कि जितने भी क्राइम आईपीसी के अंदर बताए गए हैं, चाहे वो मर्डर हो, थेफ्ट हो, किडनैपिंग हो, रेप हो, रॉबरी हो, डकैती हो, जो भी क्राइम्स बताए गए हैं सारे के सारे, अगर कोई भी व्यक्ति उनमें से किसी भी क्राइम को कमिट करता है तो ये मान लेंगे कि उसने ऑफेंस किया है। मतलब उनमें से किसी भी एक्ट्स को करना जिनको क्राइम बताया गया है उनको बोलते हैं कि वो व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है। तो कोई भी चीज जो आईपीसी के तहत कानून के विरुद्ध है वो है ऑफेंस। एवरीथिंग दैट इज अगेंस्ट द लॉ एज प्रोवाइडेड अंडर आईपीसी इज एन ऑफेंस। सिंपल। ये तो हो गई आईपीसी के कंटेक्स्ट में डेफिनेशन, पर ये जो डेफिनेशन है ये और लोकल लॉज पे भी अप्लाई होती है, स्पेशल लॉज पे भी अप्लाई होती है। कोई भी कृत्य जो किसी स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ में लिखी हुई चीजों के विरुद्ध जाता है, मानिए आईपीसी के अंदर नहीं, किसी स्पेशल स्टैट्यूट में लिखा हुआ है। स्पेशल स्टैट्यूट का मतलब होता है ऐसे कानून जो किसी एक स्पेसिफाइड एरिया के लिए बनाए गए हैं। जैसे टाडा हो गया तो वो टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए हो गया, नारकोटिक्स हो गया तो वो नार्कोइज्म के लिए हो गया। ऐसे ही लोकल लॉज वो किसी क्षेत्र के लिए बनाए गए हैं, यूपी जमींदारी एक्ट और ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं किसी लोकल स्टैट्यूट के। तो कोई भी स्पेशल लॉ है या फिर कोई भी लोकल लॉ है जो क्रिमिनल लॉ से डील करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल नेचर नहीं होना चाहिए, उसका नेचर कौन सा होना चाहिए? क्रिमिनल। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसा कृत्य करता है जो किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ के अगेंस्ट जाता है जिसका नेचर क्रिमिनल है, वो भी सेक्शन 40 के तहत दोस्तों ऑफेंस कहलाता है। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। सेक्शन 40 में प्रोवाइड करी गई है डेफिनेशन दोस्तों ऑफेंस की। ऑफेंस का मतलब चाहे वो आईपीसी की बात हो, चाहे वो स्पेशल लॉ की बात हो, चाहे लोकल लॉ की बात हो, सीधी सी बात है वो सारे कृत्य जिनको क्राइम बताया गया है, जिनको कानून के विरुद्ध बताया गया है, इन सारे ही स्टैट्यूट्स में लोकल और स्पेशल ये जरूरी है कि उनका नेचर क्रिमिनल हो। ऐसी सिचुएशन में वो सारे कृत्य क्या कहलाएंगे? ऑफेंस। सेक्शन 40 के तहत, सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग। अगर बच्चे सेक्शन 40 समझ में आ गया है तो फटाफट से वाई टाइप कर दो, बहुत आसान है, तो इसमें तो कुछ खास है नहीं। हाँ बिल्कुल, पॉस्को है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, हजारों स्पेशल और लोकल स्टैट्यूट्स है, पर उनका नेचर क्रिमिनल होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो दो सेक्शन है हम एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों ही बहुत आसान है। मैंने अभी आपको बता रहा था, पिछली बार में बारी में ही मैंने बातों में बता दिया। सेक्शन 41 डिफाइन करता है किसको? स्पेशल लॉ को, और सेक्शन 42 किसको डिफाइन करता है? लोकल लॉ को। इन दोनों का मतलब क्या है बच्चे? स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में मैंने कई बार देखा है कि बच्चे फर्क भी नहीं कर पाते। कई बार उनको लोकल लॉ को स्पेशल बोल देते हैं, स्पेशल को लोकल बोल देते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे। स्पेशल जो शब्द है वो ऐसे कानूनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ध्यान से सुन लो, कभी दोबारा कंफ्यूज मत होना। स्पेशल लॉ एक ऐसा शब्द है जो ऐसे कानूनों के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है जो किसी एक स्पेसिफाइड पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करते हैं, जैसे कि टाडा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर है, उनको बोलते हैं स्पेशल लॉ। पर वहीं
कोई लॉ है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ना डील करके किसी एक क्षेत्र, किसी पर्टिकुलर एरिया से डील करते हैं। वो एरिया कोई स्टेट भी हो सकती है, कोई डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर क्षेत्र स्पेसिफिक है, कोई टेरिटरी स्पेसिफिक है। जब भी टेरिटरी की बात आएगी, एरिया स्पेसिफिक होगा कोई भी लॉ, वो दोस्तों लोकल लॉ कहलाता है। ठीक है, तो स्पेशल लॉ मतलब वो लॉ जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करते हैं, और लोकल लॉ मतलब वो लॉ जो किसी पर्टिकुलर एरिया से डील करते हैं। तो यहां एरिया है, यहां सब्जेक्ट है। अगर बच्चे सेक्शन 41 और 42 दोनों ही समझ में आ गए और सबसे महत्वपूर्ण दोनों का फर्क समझ में आ गया है, तो फटाफट से वाई टाइप कर दो। बहुत अच्छे। ये सारे सवाल कई बार आपको प्री में परेशान करेंगे, लगते हैं बहुत आसान है, पर जैसे ऑप्शंस आते हैं ना, अच्छा बच्चा गलत क्वेश्चन करके आ जाता है और तब मुझे बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं आज आपके ये जितने भी छोटी छोटी चीजें हैं वो खत्म करा दूंगा। आइए सेक्शन 43 पे। सेक्शन 43 दो शब्दों का मतलब बता रहा है एक साथ। पहला है इल्लीगल, ये तो सबसे कॉमन शब्द है, आप एक दिन में पता नहीं कितनी बार ये शब्द बोलते होंगे। और दूसरा शब्द है लीगली बाउंड। लीगली बाउंड, ये दो शब्द हैं जिनका मतलब समझेंगे, इल्लीगल का, लीगली बाउंड का। अब ये जो इल्लीगल शब्द है हम बहुत आम भाषा में यूज करते हैं इसको। इल्लीगल हम आम आदमी के कंटेक्स्ट से बताऊं तो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए हर चीज वो इल्लीगल है जो कानून के तहत नहीं है। अरे तुम इल्लीगली एक्ट कर रहे हो, अरे तुम इल्लीगली मेरे घर में घुस आए, अरे तुम्हारा ये जो बिहेवियर है ये इल्लीगल है। क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कानून के तहत नहीं है, आप किसी ना किसी कानून के विरुद्ध जा रहे हो। और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, पर थोड़ी सी इसमें हमको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। आईपीसी के तहत दोस्तों इल्लीगल का मतलब बहुत स्पेसिफिक होता है। कोई भी चीज इल्लीगल तभी होती है आईपीसी के तहत, क्योंकि हम आईपीसी पढ़ रहे हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं आईपीसी पढ़ा रहा हूं। आईपीसी के तहत कोई भी चीज इल्लीगल तभी होगी जब वो कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ऑफेंस का मतलब अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने उसकी डेफिनेशन बताई। ऑफेंस का मतलब क्या था, अगर वो आईपीसी है, स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, ऐसी कोई भी चीज जो उन कानूनों के अगेंस्ट जाती है और वो कानूनों का नेचर क्रिमिनल है, तो उसको बोलते हैं ऑफेंस। तो हर वो चीज जो कि एक ऑफेंस है वो इल्लीगल होगी ही होगी। तो मतलब मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग हो गई, रॉबरी हो गई, ये सारे के सारे अपने आप ही, क्योंकि ये ऑफेंस है, इल्लीगल बन जाते हैं। ये पहला पार्ट है, अभी पूरा नहीं हुई। दूसरा, आईपीसी कहता है कि ऑफेंस तो हो ही गए इल्लीगल, उसके साथ साथ हर वो चीज, बहुत ध्यान से देखना, हर वो चीज जो कानून प्रोहिबिट करता है, हर वो चीज जो कानून प्रोहिबिटेड करता है, लॉ प्रोहिबिट करता है। अब आप कोई चीज जो आपके पापा मम्मी आपको करने से रोकते हैं वो इल्लीगल नहीं होगी। हर वो चीज जो कानून, जो लॉ ऑफ द लैंड आपको करने से रोकेगा वो भी बच्चे इल्लीगल कहलाएगी। कोई ऐसी चीज जो भले ही ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं गिर पा रही है, पर फिर भी कोई कानून है जिसको वो चीज करने से रोकता है, तो वो चीज भी इल्लीगल कहलाएगी आईपीसी के तहत। तो बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, और इसमें कई बच्चे गलती कराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आईपीसी में सिविल की बात क्यों आएगी, नहीं, इसलिए मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, देख लो यहां पे। जो इल्लीगल की डेफिनेशन है आईपीसी के तहत, उसमें हर वो चीज, हर वो कृत्य, हर वो एक्ट, हर वो एमिशन जिसके बिना पे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सिविल एक्शन लिया जा सकता है, क्रिमिनल नहीं दोस्तों, सिविल एक्शन लिया जा सकता है, वो भी आईपीसी के हिसाब से इल्लीगल होती है। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना बच्चे, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, तीन पार्ट्स में डिफाइन किया गया है इस शब्द को, इल्लीगल को। हर वो चीज जो ऑफेंस है,
हर वो चीज जो प्रोहिबिटेड है और हर वो चीज जिसके बिना पे सिविल एक्शन लिया जा सकता है। ये तीनों ही चीजें दोस्तों इल्लीगल की डेफिनेशन में गिरती हैं आईपीसी के अनुसार। ठीक है, अगर इल्लीगल की डेफिनेशन क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। फटाफट, जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे। जो दूसरी डेफिनेशन है जो सेक्शन 43 में दी गई है वो इस शब्द की है, लीगली बाउंड। ये बहुत आसान है, ये तो शब्द देख के आप बता सकते हो कि ये क्या बात करेगा। बच्चे, लीगली बाउंड का मतलब बहुत ही सीधा सा है आईपीसी के अंदर। इसका मतलब है हर वो चीज जिसको ना करना इल्लीगल होता हो। हर वो चीज जिसको ना करना इल्लीगल होता हो, करना नहीं, ना करना इल्लीगल होता हो। अगर ना करना इल्लीगल है उसका मतलब क्या है, तो आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका ना करना इल्लीगल है तो करनी ही पड़ेगी मतलब लीगली बाउंड। आप समझ रहे हो कितने बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। हर चीज ना करना, कोई भी चीज जिसको ना करना वो इल्लीगल हो जाता है तो उसको करना ही पड़ेगा, उसी को बोलते हैं लीगली बाउंड। इसका एग्जाम्पल दूं, अगर आप अपने बच्चों को खाना नहीं देते हैं, खाना ना देना क्या है, इल्लीगल है। इल्लीगल है क्यों है, वो ऑफेंस में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इल्लीगल है। क्योंकि इल्लीगल की अभी बढ़ाई ना मैंने डेफिनेशन, इल्लीगल क्या क्या चीजें होती हैं, हर वो चीज जो ऑफेंस है, हर वो चीज जो प्रोहिबिटेड है और हर वो चीज जिसके बिना पे सिविल एक्शन लिया जा सकता है। तो हर वो चीज जिसको ना करना इनमें से तीन में से किसी भी कैटेगरी में गिरेगा, वो चीज क्या हो जाएगी, लीगली बाउंड टू डू। मतलब खाना ना देना, अगर खाना ना देना इल्लीगल है, इसका मतलब है कि आप खाना देने के बाध्य हो, मतलब यू आर लीगली बाउंड टू प्रोवाइड फूड टू योर चिल्ड्रन। आप लीगली बाउंड हो, क्योंकि अगर उसको नहीं करोगे तो वो इल्लीगल हो जाएगा, मतलब ऑफेंस हो जाएगा, या ऐसी चीज हो जाएगी जो प्रोहिबिटेड है, या ऐसी चीज हो जाएगी जिसके बिना पे आपके खिलाफ सिविल एक्शन बनता है। तो उल्टे तरीके से डेफिनेशन को समझना है। ठीक है, लीगली बाउंड मतलब हर वो चीज जिसको ना करना इल्लीगल हो। अगर बच्चे लीगली बाउंड समझ में आ गया है तो फटाफट से वाई टाइप करो, जल्दी बच्चे, वाई टाइप करने में टाइम नहीं लगाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो अब हम आज पढ़ रहे हैं। अगली डेफिनेशन देखने में लगता है सर ये तो पता है, ये किसको नहीं पता होगा, बट नहीं पता, फिर तभी तो सवाल गलत होता है, क्योंकि नहीं पता। सेक्शन 44 जो है हमारा आईपीसी का, सेक्शन 44 बच्चे ये डिफाइन करता है किसको, इंजरी को। अब फिर से अपनी आम भाषा पे आओ, इंजरी का मतलब क्या होता है, हर जो भी हमको छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी जो भी चोट लगती है, किसी भी तरीके की हमारी बॉडी को, खासकर मैं आपको बता रहा हूं कि हम किस तरीके से समझते हैं इस शब्द को, हमारी बॉडी को किसी भी तरीके की छोटी मोटी हानि होती है, कोई भी चोट पहुंचती है, हम उसको क्या बोल देते हैं, इंजरी। विराट कोहली को आईपीएल मैच खेलते खेलते क्या हो गई, इंजरी। धोनी के बैक में क्या है, इंजरी। यही तो है। पर क्या आईपीसी के हिसाब से इंजरी का मतलब यह है जो हमने रायता फैला रखा है कि हर चीज इंजरी हो रही है? नहीं, आईपीसी के लिए इंजरी का बहुत स्पेसिफिक मतलब है, और पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है हार्म। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो यहीं पे खत्म हो जाती है, हार्म पे, कि अगर कोई चोट हुई है तो वो इंजरी है। अब वो किसी ने भी कही हो, गलती से हुई हो, कैसे हुई हो, बस वो क्या है, इंजरी है। नहीं, अगर आप किसी को इंजरी बोल रहे हो आईपीसी के हिसाब से, तो वो ना केवल हार्म होनी चाहिए, ना हार्म मतलब चोट हो गई, लॉस हो गई, ना केवल वो हार्म होना चाहिए, पर वो हार्म बच्चे इल्लीगल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, इल्लीगल होना चाहिए। और इल्लीगल का मतलब क्या बताया था, या तो वो ऑफेंस हो, या वो ऐसी चीज हो जो प्रोहिबिटेड है, या फिर ऐसी चीज हो जिसपे सिविल एक्शन बनता है। तो मतलब
हार्म तो हो ही हो, पर वो हार्म इलीगल होना चाहिए। तो विराट कोहली को इंजरी हुई हम तभी बोलेंगे जब कोई पाकिस्तान का प्लेयर या कोई दूसरा प्लेयर उसको इलीगली तरीके से अटैक कर दे। अगर वो खुद ही लड़खड़ा के गिर गया है और उसको चोट लग गई है तो वो इंजरी नहीं है, ठीक है, आईपीसी के तहत। तो आईपीसी के तहत इंजरी तभी होती है जब हार्म की वजह कोई इलीगल एक्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो हार्म है ये दोस्तों ना केवल आपके शरीर को ना बल्कि आपके माइंड को भी हो सकती है। दिमागी तौर पे जो हार्म हो रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस, ये सारी चीजें क्या है, हार्म है आपके माइंड को। ये भी इंजरी है अगर उनके पीछे कोई वजह है जो कि इलीगल है। आखिरी में जो आपकी हार्म है वो आपकी रेपुटेशन को भी हो सकती है। आप सबने पढ़ा है, डिफेमेशन लॉ सबने पढ़ा है। ऐसी हार्म जो ना कि आपके शरीर को है ना ही दिमाग को है, पर आपकी रेपुटेशन को है। रेपुटेशन का मतलब जो सोसाइटी, जो समाज में आपके बारे में जो विचार हैं लोगों के, अगर उसको चोट पहुंचती है, पहले विचार अच्छा था और अब लोगों का विचार खराब हो गया है, सब लोग आपको चोर समझते हैं, चीट समझते हैं, फ्रॉड समझते हैं किसी व्यक्ति की वजह से, तो क्या है वो इंजरी है सेक्शन 44 के हिसाब से। और ना केवल रेपुटेशन बल्कि प्रॉपर्टी भी। अगर किसी भी तरीके का हार्म आपकी ना शरीर को, ना दिमाग को, ना रेपुटेशन को, पर आपकी प्रॉपर्टी को हुआ है, आपके घर में आके कोई तोड़फोड़ कर दे इलीगल तरीके से, वो क्या है, एक इंजरी है। पर आप आम भाषा में कभी इस्तेमाल करते हो ऐसे कंटेक्स्ट में इंजरी शब्द? नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इस शब्द को, इंजरी को। एक बार रिवाइज करा रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लेना आखिरी बार। सेक्शन 44 डिफाइन करता है शब्द इंजरी। इंजरी के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हार्म होनी चाहिए, और ये जो हार्म है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वो इलीगल होनी चाहिए। और मैंने बता दिया, या तो ऑफेंस हो, या प्रोहिबिटेड हो, या सिविल एक्शन हो, ठीक है, इलीगल होनी चाहिए। ये जो हार्म है ये बॉडी को भी हो सकती है, माइंड को भी हो सकती है, रेपुटेशन को भी हो सकती है, और प्रॉपर्टी को भी हो सकती है। किसी के हाथ में चोट लग जाना बिल्कुल इंजरी है अगर वो इलीगल तरीके से है। किसी को स्ट्रेस हो जाना वो भी इंजरी है अगर इलीगल तरीके से है। किसी की रेपुटेशन अफेक्ट हो जाना, इमेज खराब हो जाना, वो भी इंजरी है अगर इलीगल तरीके से। और अगर किसी के घर को, गाड़ी को, किसी की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाना इलीगल तरीके से, वो भी इंजरी की डेफिनेशन में गिरता है बच्चे। अगर इंजरी की डेफिनेशन आप सभी को समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप करें फटाफट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही बने रहो। 2 सेक्शन और पढ़ाऊंगा, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हमारा जीवन सेक्शन 45 पे शुरू होता है जो बात करता है लाइफ की, और सेक्शन 46 पे खत्म हो जाता है जो बात करता है डेथ की। बस एक सेक्शन का सफर है हमारे पूरा जीवन का, लाइफ और डेथ। 45 में लाइफ, 46 में डेथ। कोई डेफिनेशन नहीं है, बहुत आसान सी बात है, याद रखने की कोशिश करना। चाहे बच्चे लाइफ की बात हो, चाहे बच्चे डेथ की बात हो, आईपीसी कहता है लाइफ को भी हम ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं और डेथ को भी ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मतलब आईपीसी के हिसाब से जानवरों की या और भी किसी लिविंग क्रिएचर की लाइफ या डेथ नहीं होती। लाइफ या डेथ ये दोनों में से कोई भी शब्द आप कहीं पे भी देखें आईपीसी के अंदर, हमेशा समझ जाएं कि वो एक ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में है, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के कॉन्टेक्स्ट में है। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, ना कि कोई जानवर या और कोई लिविंग क्रिएचर। ठीक है, लाइफ और डेथ बोथ हैव बीन डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। आदमी जिंदा है तो वो लाइफ है, आदमी मर गया तो वो डेथ है। ठीक है, अगर डॉग अलाइव है तो वो लाइफ नहीं है आईपीसी के हिसाब से, और अगर कोई डॉग की डेथ हो गई तो वो डेथ नहीं है आईपीसी के हिसाब से। इट हैज टू बी अबाउट अ ह्यूमन बीइंग। Why not animals? Because IPC is a criminal statute
विच इज बेसिकली प्रोवाइडिंग फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमंस। आदमियों के आपस में जो क्राइम है एक दूसरे के खिलाफ, उसके कंटेक्स्ट में है। एनिमल्स के लिए हम अलग स्टैट्यूट बनाते हैं जिसमें प्रोहिबिट करते हैं क्रुएलिटी को एनिमल्स के खिलाफ, वो अलग स्टैट्यूट है, वहां पे लाइफ डेथ की अलग डेफिनेशन मिलेगी। पर आईपीसी आदमियों के बारे में, आदमी मतलब आदमी औरत इंक्लूडेड, मतलब ह्यूमन बींग्स के बारे में। दैट इज द रीजन लाइफ एंड डेथ हैज टू बी अंडरस्टूड ह्यूमन बींग को बीच में रखते हुए, ठीक है। अगर 45 और 46 दोनों समझ में आ गए हैं, जल्दी से वाई टाइप कर दो, आगे बढ़ते हैं। 45 46 क्लियर है तो वाई टाइप करें फटाफट। बहुत अच्छा। और वीडियो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है बच्चे लाइक करो। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि लाइव ज्यादा लोग हैं और लाइक्स कम है। अपना काम करते रहें। आइए अगले सेक्शन पे। इस सेक्शन से बच्चे बहुत सवाल बनता है, बहुत सवाल बनता है, ठीक है। मैंने बहुत सवाल देखे इस एक डेफिनेशन पे, और इस डेफिनेशन का नाम है गुड फेथ। और सवाल बनना भी चाहिए क्योंकि ये एक शब्द है जिसको समझना दोस्तों आसान बात नहीं है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं। दोस्तों गुड फेथ, गुड फेथ एक अच्छा भरोसा, ऐसे कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हो। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कोई भी चीज, बहुत ध्यान से सुनना, शांति से समझने की कोशिश करना, कोई भी चीज जो करी जाती है, जो करी गई है, डन, या कोई भी चीज जो मानी गई है, मतलब बिलीव, अगर उसको करने में या उसको मानने में ड्यू केयर रही है, ड्यू केयर मतलब पूरी समझदारी से, जिम्मेदारी से, बिना किसी नेग्लिजेंस के अगर ड्यू केयर रही है और पूरा अटेंशन रहा है, ऐसी चीज को हम बोलेंगे कि वो चीज गुड फेथ में करी गई। अगर कोई चीज करी गई है तो बोलेंगे कि वो चीज गुड फेथ में करी गई। अगर वो बिलीव करी गई है तो बोलेंगे किसी चीज को गुड फेथ में माना गया है। एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सेक्शन 52 डिफाइन करता है गुड फेथ को। गुड फेथ कहता है किसी भी चीज के करने को और किसी भी चीज के मानने को गुड फेथ में करना या गुड फेथ में मानना तभी बोलेंगे जब वो चीज करी गई हो या मानी गई हो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ, मतलब पूरी जिम्मेदारी, समझदारी के साथ, किसी नेग्लिजेंस के साथ नहीं। तब बोलेंगे कि कोई चीज करी गई है गुड फेथ में या मानी गई है गुड फेथ में। एग्जाम्पल देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अपनी गाड़ी बिल्कुल जिम्मेदारी से चला रहा हूं, कोई भी बदमाशी नहीं कर रहा हूं, पूरा प्रॉपर केयर एंड अटेंशन दे रहा हूं, तो आप बोल सकते हो मैं अपनी गाड़ी गुड फेथ में चला रहा हूं। अब इसकी वजह से किसी का नुकसान भी हो भी जाता है तो हमेशा मेरे को यह बोला जाएगा कि मेरे से जो भी नुकसान हुआ है वो गुड फेथ में हुआ है, मतलब मैंने जानबूझ के या अपनी नेग्लिजेंस की वजह से किसी का नुकसान नहीं किया है। और वही बिलीव्ड पे माने, मैंने अगर किसी चीज को माना है, अगर मैंने माना है कि किसी चीज को इस्तेमाल करना सेफ है, कोई भी, मानो मैं कोई एक प्रोडक्ट लेके आया हूं अपने घर पे और वो प्रोडक्ट को मैं मानता हूं कि इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सही है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, मैं उसको तभी बोल सकता हूं कि मेरा बिलीफ गुड फेथ में है अगर मैंने उसको इस्तेमाल करने के बारे में पूरा सीखा है, पढ़ा है, समझा है, कॉन्सिक्वेंसेस को जाना है, पूरा केयर और अटेंशन दिखाया है। तब मैं बोल सकता हूं कि मेरी ये जो मान्यता है, मेरी ये जो चीज है, ये गुड फेथ में। अगर कल को उस मशीन से किसी को चोट भले ही पहुंच जाए, मानो मेरी फैक्ट्री है, मैं अपने वर्कर्स के लिए एक नई मशीन लेके आया जिसमें बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हुए थे, पर मैंने उसको पढ़ा, उसको समझा और देखा कि ये तो काफी सेफ मशीन है, कई जगह पे इस्तेमाल होती है, और मैंने पूरा जो भी उसके साथ इक्विपमेंट्स है वो सब यूज करे। उसके बाद भी अगर किसी वर्कर को आगे जाके चोट लग गई तो ये माना जाएगा कि जो मेरा बिलीफ था कि ये मशीन सेफ है वो गुड फेथ में था। मैंने किसी को जानबूझ के या फिर नेग्लिजेंटली चोट नहीं पहुंचाई है। इसलिए कुछ भी करना या कुछ भी मानना केयर के साथ और अटेंशन के साथ गुड फेथ कहलाता है। और गुड फेथ एक बहुत अच्छा डिफेंस है किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी के खिलाफ।
अगर बच्चे सेक्शन 52 सबको समझ में आ गया है तो फटाफट से वाई टाइप कर दो, जल्दी से वाई टाइप करें अगर 52 क्लियर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए सेक्शन 53 पे आते हैं बच्चे। सेक्शन 53 है, डिफाइन करता है एक शब्द जो बहुत कॉमन हम यूज करते हैं, उसका नाम है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब क्या है और पनिशमेंट कितने टाइप्स की होती हैं, ये दो जवाब हमको मिलेंगे किससे, सेक्शन 53 से। बहुत ध्यान से सुनना। सेक्शन 53 कहता है, पहले 53 पे जाने से पहले हम खुद आपस में वार्तालाप कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हम भी तो पागल नहीं, हम भी तो लॉ पढ़ रहे हैं कितने टाइम से। ये देखो, पनिशमेंट जो होता है वो क्या होता है और क्या होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है। किसी भी व्यक्ति को जो कुछ गलत करता है उसको बच्चे पनिशमेंट क्यों दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है, अगर किसी व्यक्ति ने थेफ्ट किया है, अगर किसी व्यक्ति ने किडनैपिंग की है तो उसको सजा क्यों दे रहे हो। दो पर्पस हो सकते हैं बच्चे सजा देने के। या तो यह हो सकता है कि हम चाहते हैं कि उसे सजा दें जिससे वो सुधरे, आगे से वो चीज दोबारा ना करे। इसको बोलते हैं बच्चे रिफॉर्मेटिव अप्रोच। मतलब किसी को सजा इसलिए दी जा रही है कि वो एक अच्छा नागरिक बने, वो बदमाशी दोबारा ना करे। ये अप्रोच है जो हमारे माँ बाप हमारे साथ फॉलो करते हैं जब हम बचपन में होते हैं। हम कुछ गलत करते हैं, कुछ बदमाशी करते हैं, हमारे माँ बाप हमारी पिटाई करते हैं, पर कभी भी उस पिटाई के पीछे ये वजह नहीं होती है कि किसी को सजा देनी है, बच्चे को दुख पहुंचाना है, बच्चे को दर्द पहुंचाना है जिससे माँ बाप को मजा आ रहा है। नहीं, पिटाई करने की वजह यह होती है कि वो जो गलत काम उस बच्चे ने किया है वो दोबारा ना करे। रिफॉर्मेटिव अप्रोच होती है पेरेंट्स की। तो लॉ की भी, सोसाइटी की भी, कोर्ट की भी रिफॉर्मेटिव अप्रोच हो सकती है कि वो सजा क्यों दे रहे हैं, कि जिससे सुधार हो सके समाज में। पर वही दोस्तों दूसरा पर्पस पनिशमेंट का हो सकता है प्यूटेटिव। प्यूटेटिव का मतलब होता है यहां पे किसी व्यक्ति को सजा दी जा रही है इसलिए क्योंकि समाज चाहता है, सोसाइटी चाहती है, कोर्ट चाहता है कि उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसको दर्द पहुंचाया जाए, और ये एग्जाम्पल रखा जा सके समाज के सामने कि कोई भी व्यक्ति अगर ये गलत काम करेगा तो उसे भयंकर से भयंकर सजा दी जाएगी जिससे सोसाइटी के बाकी लोग वैसा काम ना करें। तो ये होती है दोस्तों प्यूटेटिव अप्रोच, और ये वाली अप्रोच है जिसमें किसी को दर्द देना हमारी इंटेंशन होती है, एग्जाम्पल सेट करना हमारी इंटेंशन होती है। इसलिए सेक्शन 53 को समझने से पहले हमको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये हमारे आईपीसी का पर्पस क्या है। दोस्तों जितने भी बच्चे चैट में मैसेज कर रहे हैं जिसका रिलेशन नहीं है क्लासेस से, बच्चे आपको यहां से निकाल दिया जाएगा अगर आपने इस एक्टिविटी को कंटिन्यू किया अब तो, ठीक है। अब देखिए आईपीसी जो है वो दोस्तों कुछ तरीके के पनिशमेंट बता रहा है, और आप समझना कि वो रिफॉर्मेटिव साइड पे जा रहे हैं या प्यूटेटिव साइड पे जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, एनालाइज करने की कोशिश करना। मैंने आपको बैकग्राउंड सेट कर दिया है। पहला जो पनिशमेंट हमारे आईपीसी में अलाउड है वो है दोस्तों डेथ का। डेथ का मतलब डेथ पेनल्टी की, किसी व्यक्ति को अगर वो कुछ गलत करता है उसको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है, मतलब उसका जीवन समाप्त किया जा सकता है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने आपको पहली क्लास में एक केस पढ़ाया था जिसका नाम था बच्चन सिंह। उस बच्चन सिंह में यही डिस्कशन था कि हमारे देश में डेथ पेनल्टी अलाउड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उस केस से निकल के आई थी एक डॉक्ट्रीन, उसको बोलते हैं हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, जिसमें बोला गया था डेथ पेनल्टी हम तभी देंगे जब वो केस इतना यूनिक हो, इतना अलग हो कि वो मतलब सबको बहुत चक्का कर दे, सबको एकदम ऐसे सबको सक पका दे, ऐसी सिचुएशन हो चाहिए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, तभी फांसी की सजा देंगे। पर हमको यह समझना है कि किसी भी कंटेक्स्ट में आप फांसी की सजा दे रहे हो, क्या उसका कभी भी पर्पस रिफॉर्मेटिव हो सकता है? क्या किसी को मृत्यु दंड उसको रिफॉर्म करने के लिए दिया जा सकता है? क्या यह पॉसिबल है? अरे जिस व्यक्ति को आप रिफॉर्म करना चाह रहे हो उसकी तो मृत्यु हो गई, किसको रिफॉर्म कर रहे हो? उसकी डेड बॉडी को।
तो डेथ कभी भी बच्चे एक रिफॉर्मेटिव स्टेप नहीं हो सकता है, जो कि हमारे आईपीसी का पहला ऑप्शन है। डेथ हमेशा क्या होता है, किसी को दर्द देना और सोसाइटी के सामने क्या रखना, एग्जाम्पल रखना कि अगर इतना ब्रूटल क्राइम करोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। निर्भया मर्डर केस, निर्भया रेप केस आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। उनको रिफॉर्म नहीं करना था, हमको उनको खत्म करना था और सोसाइटी के सामने एग्जाम्पल रखना था। तो पहला जो क्राइम है, पहला जो पनिशमेंट हमारा आईपीसी देता है वो डेथ है और वो इस वाली साइड जाता है। दूसरा जो दोस्तों हमारे यहां पनिशमेंट का प्रावधान है आईपीसी के अंदर, वो है दोस्तों लाइफ इंप्रिजनमेंट का, आजीवन कारावास का, पूरे जीवन जेल के पीछे, सलाखों के पीछे आपको काटनी है। अब लाइफ इंप्रिजनमेंट को एनालाइज करो और मुझे बताओ, क्या लाइफ इंप्रिजनमेंट का पर्पस रिफॉर्मेटिव हो सकता है? क्या किसी को जीवन भर के लिए, और यहां पे मैं लाइफ इंप्रिजनमेंट बोल रहा हूं इस सेंस में बोल रहा हूं कि वो व्यक्ति पूरा जीवन, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो सलाखों के पीछे ही रहेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या हम ये मान सकते हैं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है उसका पर्पस रिफॉर्मेटिव है? क्या ऐसा माना जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं? बिल्कुल जैसा आप सभी बच्चे बता रहे हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट उसे रिफॉर्म करके क्या जेल के अंदर ही बंद रखना है? जब तक वो बंदा जीवित है, उसे जब जेल के ही पीछे रखना है तो उसे रिफॉर्म करने का कोई पर्पस ही नहीं बचता। आप क्यों रख रहे हो उसको जीवन भर जेल के पीछे? क्योंकि आपको सोसाइटी के सामने एग्जाम्पल रखना है कि आप अगर इतनी बदमाशी करोगे तो पूरा जीवन आप सलाखों के पीछे सड़ोगे। कोई रिफॉर्म नहीं करे। आप रिफॉर्म किसी व्यक्ति को कब करते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि वो सोसाइटी का एक आम नागरिक बन पाए, पर आप किसी को छोड़ोगे ही नहीं तो आम नागरिक कहां से बन पाएगा? इसलिए ज्यादा ये किसकी तरफ जाता है? इस वाली साइड। अब आते हैं तीसरे तरीके के पनिशमेंट में जो आईपीसी में दिया गया है। ये है दोस्तों टर्म पनिशमेंट। टर्म पनिशमेंट का मतलब एक ऐसा इंप्रिजनमेंट जिसमें आपको जेल के पीछे तो जाना है, पर उसकी एक निश्चित अवधि है, कितने टाइम के लिए आप जेल के पीछे जाओगे। ये कुछ भी हो सकता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। एक स्पेसिफाइड टर्म है जिस समय आपको जेल के पीछे रहना पड़ेगा। बच्चे ये जो टर्म पनिशमेंट होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये जो टर्म पनिशमेंट होता है, टर्म इंप्रिजनमेंट होता है, ये दोस्तों 2 तरीके का हो सकता है। या तो ये रिगरस हो सकता है या ये सिंपल हो सकता है। ये ध्यान से सुनना, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बन जाता है। रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जेल के पीछे गया है उससे हार्ड लेबर करवाएंगे। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, पत्थर तुड़वाएंगे, कठिन कठिन काम कराएंगे जिसमें मैनुअल लेबर यूज होगी। तो जब भी किसी कैदी से हार्ड लेबर कराई जाती है, वो रिगरस इंप्रिजनमेंट भुगत रहा होता है। पर वहीं कोई जेल के पीछे तो है, पर किसी से बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करा रहे, वो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज कर रहा है जैसे कि आम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं हम सिंपल इंप्रिजनमेंट। तो ये जो टर्म इंप्रिजनमेंट है, अब इसको आप जज करके बताओ, ये दोनों ही तरीकों की देख के, चाहे वो रिगरस हो चाहे सिंपल हो, आपको क्या लगता है ये रिफॉर्मेटिव साइड है या फिर प्यूटेटिव साइड है? मतलब किस एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं या फिर उसको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चे, जब भी हम ये टर्म इंप्रिजनमेंट देखेंगे ना, जब भी देखेंगे कि समय है, एक समय के बाद वो सोसाइटी में जाएगा, वो बंदा वापस जाएगा, वहीं पे हमारा पहला इंडिकेशन हो जाता है कि यहां पे जो अप्रोच है वो रिफॉर्मेटिव होने वाली है, उसको ठीक करके वापस भेजना है। ठीक है, तो यहां पे अप्रोच बिल्कुल रिफॉर्मेटिव रहेगी। पर वहीं पे जब हम ये रिगोरस देखते हैं कि किसी को जेल भेज रहे हैं, लिमिटेड टाइम के लिए भेज रहे हैं, पर उससे पूरी मेहनत भी करवा रहे हैं जिससे रोज के रोज उसे एहसास हो कि उसने कुछ गलत किया है, यहां पे थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो हमारा दूसरे एलिमेंट का भी आ जाता है, प्यूटेटिविटी का भी आ जा सकता है, कि वो रिफॉर्मेटिव भी है और साथ के साथ ये भी काम कर रहा है कि वो सोसाइटी के सामने एग्जाम्पल रख रहा है और एक तरीके से उस व्यक्ति को डे टू डे बेसिस पे पनिश कर रहा है, एहसास दिला रहा है। तो रिगोरस इंप्रिजनमेंट में थोड़ा सा एलिमेंट इसका भी आ जाता है, पर मोटा मोटा जो टर्म इंप्रिजनमेंट है वो हद से हद रिफॉर्मेटिव ही रहता है। तो ये दोस्तों तीसरे तरीके का पनिशमेंट है जो हमारे आईपीसी के अंदर दिया जा सकता है। पहला हो गया डेथ, दूसरा हो गया लाइफ इंप्रिजनमेंट, तीसरा हो गया टर्म इंप्रिजनमेंट, ये दोनों टाइप का।
चौथे टाइप की जो सजा हमारे आईपीसी के अंदर दी जा सकती है वो है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की। यहां पे क्या है, सजा आपको प्रॉपर्टी छीन के आपकी दी जा रही है। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जा रहा है। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, आपके पैसे, उनको जब्त कर लिया जा रहा है, फोरफीचर कर लिया जा रहा है। उसके तहत आपको सजा दी जा रही है। अब इसको बताओ, ये रिफॉर्मेटिव है या प्यूटेटिव है? उस व्यक्ति को क्यों कर रहे हैं, क्यों उसकी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं हम? इससे भी अगर आप देखो, दोनों ही पर्पस थोड़े थोड़े पूरे होते हैं। उससे वो व्यक्ति रिफॉर्म भी होगा, उसे एक वो मिलेगा कि मैं दोबारा ऐसी चीजें ना करूं क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी छिन जाएगी। साथ ही साथ जो बाकी के लोग देखेंगे कि ऐसा होता है कि हम ऐसा करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी छिन जाती है, तो वो एग्जाम्पल भी सेट करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी छीन के फोरफीचर करके एक तरीके से उसको एहसास तो दिला ही रहे हैं कि उसने गलत किया है। तो यहां पे दोनों ही पर्पस लगभग सेटिस्फाई हो जाते हैं। और उसी लाइन में दोस्तों जो आखिरी तरीके का पनिशमेंट आईपीसी के अंदर दिया गया है वो है दोस्तों फाइन। किसी पे जुर्माना लगाना कि आपने ये किया, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, वॉट एवर, तो किसी व्यक्ति से क्या लिया जा रहा है? फाइन लिया जा रहा है। इसका भी जो एजेंडा है ये दोनों हो सकता है, ये रिफॉर्मेटिव नेचर का भी हो सकता है, प्यूटेटिव नेचर का भी हो सकता है। ये उस व्यक्ति को भी गलती का एहसास दिलाता है और सोसाइटी के सामने भी एग्जाम्पल सेट करता है। तो दोस्तों टोटल देखा जाए तो 5 तरीके के, टोटल 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हमारे आईपीसी में दिए गए हैं। पहला डेथ, दूसरा लाइफ इंप्रीजनमेंट, तीसरा टर्म इंप्रीजनमेंट, चौथा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और आखिरी फाइन। अगर दोस्तों सेक्शन 53 आप सभी को समझ में आ गया है, बिल्कुल क्लियर, तो फटाफट से वाई टाइप कर दो जल्दी से। अगर सेक्शन 53 आप सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करें जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे बढ़ाते हैं अपने सफर को और पढ़ते हैं एक शब्द को जिसने अच्छे लोगों को एग्जाम में घुमाया है। यह है दोस्तों सेक्शन 53A के अंदर प्रोवाइड किया हुआ शब्द ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो शब्द है ट्रांसपोर्टेशन, ये वाला ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि आप कहीं बस से जा रहे हो कि मालगाड़ी से माल जा रहा है, वो वाला ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। यहां पे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं तब आप समझोगे। बच्चे 1955 से पहले ये शब्द ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ कई बार कई कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा सकता था, पर ज्यादातर जब भी कोई भी जज सजा देता था और यह शब्द उसमें इस्तेमाल करता था ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, उसका मतलब होता था इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कि आजीवन कारावास, पूरे जीवन आपको जेल के पीछे रहना पड़ेगा। उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज किया जाता था? ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। फिर दोस्तों 1955 के अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिससे आईपीसी और सीआरपीसी में कुछ बदलाव किए गए और जिसमें लिखा गया कि अब ये जो शब्द है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बदले एक नया एक्सप्रेशन आया और जिसको हम बोलते हैं इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कि जब भी किसी को आजीवन कारावास करना है तो क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे जजेस? इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ना कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ठीक है, तो यह बात हमारे सेक्शन 53A में बहुत क्लियरली लिखी गई है, क्योंकि जो हमारा सेक्शन 53A है यह भी 1955 वाले अमेंडमेंट एक्ट की देन है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का मतलब क्या है? कभी भी सवाल आ जाए तो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पर दोस्तों कई बार कई जगह पर यह भी दिखा गया कि जो पुराने जजेस थे, पुरानी जजमेंट थी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ के अलावा एक शब्द लिखा होता था ट्रांसपोर्टेशन फॉर, उसमें कुछ साल लिखे होते थे, ट्रांसपोर्टेशन फॉर 15 ईयर्स, ट्रांसपोर्टेशन फॉर 20 ईयर्स, ट्रांसपोर्टेशन फॉर 10 ईयर्स, ऐसे करके चीजें लिखी होती थी। वो जो जजेस थे वो ये कहना चाहते थे कि ये व्यक्ति इतने समय के लिए जेल में जाएगा, उनका ये कंटेक्स्ट होता था।
इसलिए 1955 वाले एक्ट ने बोला ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का मतलब तो हो गया इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इसके अलावा जहां कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है और उसके सामने कोई शब्द, कोई टर्म या कोई नंबर लिखा हुआ है, उन सब को हटा दिया जाएगा। उनको क्या कर दिया जाएगा? ओमिट कर दिया जाएगा। 1955 के बाद उन सबको क्या कर दिया जाएगा? ओमिट कर दिया जाएगा। मतलब अब आप कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन फॉर 5 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स, नहीं। अगर आपको कहीं पे गलती से ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ दिख गया है तो आप समझ जाइएगा कि उसका मतलब है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये क्लैरिफिकेशन दोस्तों 53A से आया है, और ये थोड़ा सा यूनिक है, इस वजह से कई बार जो हमारे एग्जामिनर्स हैं उनका टारगेट भी बन जाता है सवाल पूछने के लिए, क्योंकि बच्चे कई बार इस पे फोकस नहीं करते हैं। अगर दोस्तों सेक्शन 53A वाली बात समझ में आ गई है तो फटाफट से वाई टाइप कर दो जल्दी से। बस इसमें एक ही बात है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 1955 का अमेंडमेंट एक्ट, बस ये दो बातें याद रखनी है। आ जाइए दोस्तों आगे। जो अगला सेक्शन है, अगले दो सेक्शन हैं जिनको मैं साथ में पढ़ूंगा, सेक्शन 54 और सेक्शन 55। ये दोनों सेक्शन हम साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों ही एक ही चीज की बात करते हैं, वो है कम्यूटेशन। क्या चीज? कम्यूटेशन। दो चीजों की कम्यूटेशन। जो सेक्शन 54 है ये डेथ सेंटेंस की कम्यूटेशन की बात करता है, और जो सेक्शन 55 है वो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब आजीवन कारावास के कम्यूटेशन की बात करता है। पहले समझते हैं कम्यूटेशन का मतलब क्या है। कम्यूटेशन का मतलब होता है एक तरीके की माफी जिसमें आपकी सजा को बदल दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है। तो सेक्शन 54 और 55 में प्रावधान है कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो, अब ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में से कोई भी चाहे तो डेथ सेंटेंस की सजा को कम्यूट कर सकती है और डेथ सेंटेंस की सजा को किसी दूसरे पनिशमेंट में बदल सकती है। ठीक है, ये किस में लिखी है बात? सेक्शन 54 में। दोबारा दिखा देता हूं, सेक्शन 54 में लिखा हुआ है कि अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, डेथ पेनल्टी दी गई है, तो ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि उस डेथ सेंटेंस को बदलकर किसी और पनिशमेंट में बदल दे, जैसे कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ में बदल दें। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बदलने के लिए, डेथ सेंटेंस को किसी दूसरे पनिशमेंट में बदलने के लिए यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए कि जो ऑफेंडर है मतलब जिसको डेथ पेनल्टी मिली थी उसकी कंसेंट ली जाए, उसकी परमिशन ली जाए। बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है, मानो कोई ऑफेंडर है, उसने कोई बहुत ब्रूटल क्राइम किया है, उसको डेथ पेनल्टी मिली है, अब वो गिल्ट से भरा पड़ा है, अब वो मरना चाहता है, वो रो रहा है कि मेरे को फांसी दे दो, पर सरकार अगर चाहती है कि उसे फांसी ना हो, उसको कोई दूसरा पनिशमेंट मिले, तो वो ऐसा कर सकती है बिना उस ऑफेंडर से पूछे, बिना उस ऑफेंडर की कंसेंट लिए। ठीक है, ये है दोस्तों सेक्शन 54। सेक्शन 55 भी दोस्तों बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क इस बात का है, यहां पे कम्यूटेशन डेथ पेनल्टी की ना होके इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की हो रही है, आजीवन कारावास की हो रही है। मतलब अगर सरकार चाहे तो किसी के आजीवन कारावास को बदल के किसी दूसरी सजा में दे सकती है। पर कम्यूटेशन का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया होता है सजा को कम करना। तो ऐसा नहीं है कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ को बदल के डेथ पेनल्टी कर देगी, ऐसा नहीं। इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ से हमेशा कम करेगी। तो किसके पास पावर है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। वही फंडा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ को अगर कन्वर्ट कर रही है सरकार, तो ये ध्यान रखेगी कि उस व्यक्ति को 14 साल से ज्यादा की सजा ना दे। मतलब कम से कम उसे 14 साल तो करना ही पड़ेगा। मतलब कुछ भी कर सकती है, 1 साल से लेके 14 साल तक, कुछ भी, कोई भी ड्यूरेशन, पर 14 से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कर सकती कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ को बदल के 15 साल कर दे, नहीं।
14 ईयर्स तक तो अलाउड है कि 14 साल तक की कोई भी सजा दे सकती है, किसको बदल के, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ को बदल के, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है, नॉट मोर देन 14 ईयर्स। और यहां पे भी वही वाली बात है जो पिछले सेक्शन में थी कि सजा को बदलने के लिए जो हमारे ऑफेंडर हैं, जिसकी सजा बदली जा रही है, उस व्यक्ति की कंसेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। जो सेक्शन 54 है वो डेथ सेंटेंस की बात करता है, जो सेक्शन 55 है वो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात करता है। दोनों में ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ताकत है कि वो सजा को बदल सकते हैं। यहां पे डेथ पेनल्टी को बदल के किसी भी दूसरी पनिशमेंट को दिया जा सकता है, यहां पे इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ को बदल के किसी भी दूसरी सजा को दिया जा सकता है, पर वो 14 साल से ज्यादा ना हो। और दोनों में ही जो कंसेंट है ऑफेंडर की, उसको लेना जरूरी नहीं है। अगर दोस्तों सेक्शन 54 और 55 दोनों ही आपको समझ में आ गए हैं तो फटाफट से वाई टाइप कर दो, अभी काफी कंटेंट रह गया है, जल्दी से वाई टाइप करें बच्चे, जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। आप सभी के दिमाग में सवाल उछल रहा होगा, सर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, आपने बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो आप सभी स्मार्ट लोगों को एकदम बहुत इनसिक्योर हो गया होगा कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कब करेगी। तो इसका भी जवाब दे देता हूं फटाफट से। इसका जवाब दोस्तों सेक्शन 55A में मिलता है, जो सेक्शन 55A डिफाइन करता है किसको, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब है सेक्शन 55A के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कब, अगर सजा डेथ की है, लॉ के हिसाब से दी गई है, कानून के हिसाब से दी गई है, और वो जो कानून है, बहुत ध्यान से सुनना, यहीं पे फर्क होगा, वो जो कानून है वो सेंटर गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के कंट्रोल में गिरता है। वो एक ऐसा कानून है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने की सक्षमता है, पावर है, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप सभी को पता है, सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 246, एक है शेड्यूल 7, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की ताकतों का विभाजन है, दोनों को बांटा गया है। अगर कोई भी कानून उस एग्जीक्यूटिव पावर के तहत बना है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने की ताकत है शेड्यूल 7 के हिसाब से, उस कंटेक्स्ट में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। पर वही अगर जो जिस बारे में कानून है वहां पे एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की ना फैल के शेड्यूल 7 के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट की है, तो वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट होगी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो डेथ पेनल्टी को हटा सकती है अगर वो कानूनी तौर पे दी गई है। पर स्टेट गवर्नमेंट में बस एक बात आपको समझनी है कि स्टेट्स तो बहुत सारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक है, स्टेट्स तो बहुत सारी हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनेगी तो कौन से स्टेट की गवर्नमेंट बनेगी, उस स्टेट की गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनेगी जिस जगह पर, जिसके क्षेत्र के अंदर उस व्यक्ति को वो सजा दी गई थी जिसको कम किया जा रहा है। अगर यूपी के कोर्ट ने सजा दी थी या यूपी के हाई कोर्ट ने सजा दी थी तो उस स्टेट, वो स्टेट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज करा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सेक्शन 55 दोस्तों डिफाइन करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तब होगी दोस्तों जब शेड्यूल 7 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी उस क्षेत्र में कानून बनाने की। वहीं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट तब होगी जब उस क्षेत्र में कानून बनाने की ताकत स्टेट गवर्नमेंट की होगी, और वो वाली स्टेट होगी जहां सजा दी गई है। दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डेथ पेनल्टी को बदल के किसी दूसरे पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दे। बस इतनी सी बात है दोस्तों। अगर सेक्शन 55A सभी को समझ में आ गया है तो क्लियर है। नहीं, बस डेथ पेनल्टी की बात नहीं है, अभी तो मैंने बताया, बस डेथ पेनल्टी की बात नहीं है, वो कोई भी क्राइम हो सकता है, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो, चाहे वो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, दोनों का कम्यूटेशन पॉसिबल है। और दोनों के कम्यूटेशन की ताकत किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी अगर वो कानून उसके एग्जीक्यूटिव पावर में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी अगर वो कानून उसके एग्जीक्यूटिव पावर में है। बस इतना सा याद रखना है, ओवर कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है।
डेथ पेनल्टी भी है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है। क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक ये सेक्शन है, सेक्शन 57, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको जरा ध्यान से देखना बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे कंफ्यूजन है। नहीं बच्चे फाइन पे कहां पहुंच गए? देखो बच्चे, जो सेक्शन 50, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया ना 55A, ये किससे जुड़ा हुआ है? 54 और 55 में कम्यूटेशन की जिसमें बात है, बस उससे जुड़ा हुआ है। तो 54 और 55 का किससे लेना देना है? 54 का है डेथ सेंटेंस से, 55 का इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ से। तो ये जो दोनों क्राइम है उसके रिलेशन में, ये जो दो सजा हैं, डेथ पेनल्टी और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसके रिलेशन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ठीक है? डेथ पेनल्टी और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है? अब आ जाओ सेक्शन 57 पे। सेक्शन 57 डिफाइन करता है फ्रैक्शंस, और ये फ्रैक्शंस डिफाइन करने की जरूरत क्या है? दोस्तों कई बार आपने सुना होगा, मेरे पिछले लेक्चर में भी सुना होगा, जब मैंने बोला होगा कि दोस्तों ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जब, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति ने फाइन नहीं पे किया किसी ऑफेंस का, याद होगा आपको पिछला लेक्चर। अगर किसी ने फाइन नहीं पे किया तो उसे फाइन के बदले जेल भेजना है, तो मैंने आपको बताया था एक कानून है, एक रूल है कि उसको मैक्सिमम पनिशमेंट से 1/4 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक कितना है मैक्सिमम, उसका 1/4 कितना है। अगर वो मैक्सिमम 20 साल है, 30 साल है, 10 साल है, तो आसान है, 1 सेकंड में आप बता दोगे 1/4 क्या है। पर दोस्तों अगर मैं बोलूं वो जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, मतलब आजीवन कारावास है, आजीवन। तो यहां तो कोई स्पेसिफाइड नंबर नहीं है। अब किसी व्यक्ति का कितने सालों का जीवन होगा हमें क्या पता, किसी का जीवन 20 साल का हो सकता है, किसी का जीवन 50 साल का हो सकता है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे ऐसी सिचुएशन में कि आजीवन कारावास मतलब क्या, उसको कैसे फ्रैक्शन में डिवाइड करोगे? ऐसे कानून उस पर कैसे लगाओगे जब किसी की मैक्सिमम पनिशमेंट आजीवन कारावास की होगी? तो जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, जब भी ये जरूरत पड़ती है कि हमको समझना है कि आजीवन कारावास को अगर नंबर्स में समझा जाए तो नंबर्स में उसका मतलब क्या है, तो उसके लिए जो फंडा है, जो सेक्शन 57 कहता है, वो कहता है कि आप समझ लेना कि जो सजा है वो 20 साल की है। मतलब अगर 1/4 निकालनी है तो 20 साल की 1/4 निकालो, 5 इयर्स। अगर मैक्सिमम पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और फाइन नहीं पे किया तो 5 साल तक, मतलब मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूं बस समझाने के लिए, तो 5 साल तक का 1/4 आपका बन जाएगा। तो कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आए, जब आपको इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ को, आजीवन कारावास को नंबर्स में कन्वर्ट करना हो तो 20 साल क्राइटेरिया है। अब यही आप में से कई स्मार्ट लोग होंगे जो ये समझने लगेंगे कि आजीवन कारावास किसी को होता है उसका मतलब है कि वो 20 साल के लिए जेल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे, बिल्कुल नहीं है। आजीवन कारावास का मतलब होता है आजीवन कारावास, कि वो पूरे लाइफ, अपनी बची हुई लाइफ बिहाइंड दी बार्स रहेगा। ये जो 20 ईयर्स है बस ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताया गया है कि अगर कैलकुलेट करना है तो 20 साल मान लो। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि किसी को आजीवन कारावास होती है तो वो 20 साल के लिए ही जेल में जाता है और 20 साल बाद छूट जाता है, नहीं, ठीक है? ये खाली एक फॉर्मूला है ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है? अगर 57 क्लियर है फटाफट से वाई दबाओ, आगे बढ़ता हूं जल्दी से। अब हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, एक काम करते हैं कि काफी कंटेंट बचा हुआ है, आज का केस कर लेते हैं। जो आज का कंटेंट बचा हुआ है वो मैं हमारा जो नेक्स्ट फ्राइडे, अगले शुक्रवार को जो हमारा लेक्चर होगा मैं उसमें कवर करा दूंगा, वरना क्या होगा हमारा केस छूट जाएगा। और मैं समझता हूं आप लोग केस के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो, तो केस समझ लेते हैं। आज का केस है भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको पढ़ा के जाऊं। केस का नाम है बच्चे गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये दोस्तों 1961 का केस है और हमारे सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है? गोपाल विनायक गोडसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के फैक्ट्स बता देता हूं मैं पहले। एक व्यक्ति है, उसको सजा हो रही है सेक्शन 3 और सेक्शन 6 के तहत। कौन से एक्ट के?
एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, बहुत ही खतरनाक एक्ट है ये, इसमें अच्छी खासी सजा दी गई है। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 6 इस एक्ट के तहत उसको सजा हो रही है। इसके साथ साथ उसमें सेक्शन 302 मतलब मर्डर का चार्ज और सेक्शन 109 मतलब अबैटमेंट, दोनों आईपीसी के तहत भी सजा हो रही है। मतलब एक्सप्लोजिव सब्सटेंसिव एक्ट के सेक्शन 3 और 6 और आईपीसी के 302 और 109, मतलब इसने कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ करी ही होगी कि वो इतने खतरनाक ऑफेंसेस के लिए उसको सजा दी जा रही है। अब उसको क्या क्या सजाएं दी गई ये समझेंगे। जज साहब ने डिसाइड किया उसके खिलाफ और उसको दोस्तों 7 साल की सजा दी। किसके लिए? ये सेक्शन 3 के लिए, जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट है ना, उसका जो सेक्शन 3 है उसके लिए उसे 7 साल की सजा दी। और फिर 5 साल की सजा दी किसके लिए? जो सेक्शन 6 है सब्सटेंसेस एक्ट का, उसके लिए 5 साल की उसके लिए सजा दी। और ये जो मर्डर और अबैटमेंट का चार्ज था आईपीसी का, इसके लिए उसे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा दी। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का मतलब क्या है? इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ। ये किसके तहत? आईपीसी के तहत उसे इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ की सजा दी। ठीक है, तो टोटल 3 सजाएं हुई हैं। सेक्शन 3 के लिए, सेक्शन 3 वाले क्राइम के लिए 7 साल के लिए, सेक्शन 6 वाले क्राइम के लिए 5 साल के लिए और आईपीसी के लिए आजीवन कारावास के लिए। पर अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी व्यक्ति को एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए पनिशमेंट हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा सजाएं मिल रही हैं, तो जज के पास 2 चॉइस होती हैं। या तो वो चूज करें कि वो जो सजाएं हैं वो कंकरेंटली चलेंगी, बहुत ध्यान से सुनना, कंकरेंटली चलेंगी या फिर कॉन्जिक्यूटिवली चलेंगी। कॉन्जिक्यूटिवली और कंकरेंटली का मतलब क्या है? कंकरेंटली मतलब वो सजाएं एक साथ चलेंगी और कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब क्या है? वो सजाएं एक के बाद एक चलेगी। मतलब सजाएं साथ में चलेंगी तो ये 7 साल, ये 5 साल और ये लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये तीनों एक साथ चलेंगी। पर कंसेक्यूटिवली का मतलब क्या है कि पहले 7 साल खत्म होंगे, फिर 5 साल खत्म होंगे, फिर कोई और सजा शुरू होगी, एक के बाद एक, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिवली। पर सोचो दोस्तों, एक बात समझने वाली है, ये जो कॉन्सिक्यूटिवली वाला फंडा है कि एक सजा खत्म हुई दूसरी शुरू हुई, दूसरी खत्म हुई तीसरी शुरू हुई, ये तब तक तो ठीक है जो सजाएं हैं उनका कोई स्पेसिफाइड टर्म है। मानो 3 सजाएं हुई हैं, एक 3 साल की, एक 5 साल की, एक 6 साल की, इसमें तो कॉन्सिक्यूटिवली वाला फंडा चल सकता है कि पहले 3 साल जेल में रह के आओ, फिर 5 साल रह के आओ, फिर 6 साल रह के आओ, तो टोटल कितना रह लिए? 6, 5, 11 प्लस 3 14 साल आप जेल में रह लिए टोटल। पर दोस्तों मानिए जो अलग अलग सजाएं दी गई हैं उसमें एक तो नंबर की है, एक में तो 5 साल दी गई है, एक में 6 साल दी गई है, पर जो तीसरी सजा है वो आजीवन कारावास है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब उसे पूरा जीवन रहना ही है जेल में, तो उसे कॉन्सिक्यूटिव कैसे करोगे? मतलब जैसे ही उसे सजा हुई उसको पूरे जीवन कारावास में रहना है, तो वो जो बाकी की सजाएं हैं 7 साल 5 साल, उनकी तो कोई वैल्यू रहती नहीं है, क्योंकि उसे रहना तो आजीवन कारावास में ही है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा कंकरेंटली का ज्यादा लॉजिक बनता है। अगर किसी व्यक्ति को सजा दे रहे हो, जैसे ये जज साहब दे रहे हैं कि 7 साल 5 साल इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अरे ये जो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है इसका मतलब ही है कि अब उसे पूरे जीवन जेल में रहना है। अब 7 साल 5 साल आप कॉन्सिक्यूटिवली तो चला नहीं सकते, तो कहने का मतलब है कि तीनों साथ में ही चलेंगी। ये वाला लॉजिक रहेगा कि 7 साल भी चलती रहेगी, 5 साल भी चलती रहेगी, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी चलता रहेगा। ये दोनों खत्म हो जाएंगी पर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ चलता रहेगा। पर सच्चाई क्या है कि वो जेल के पीछे ही रहेगा व्यक्ति पूरा जीवन। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन दोस्तों इसमें अराइज हुई और जज साहब ने कहा कि सजाएं जो हैं वो कंकरेंट ही चलेंगी, क्योंकि कंकरेंट ही चल सकती हैं, कॉन्सिक्यूटिवली चल ही नहीं सकती, क्योंकि लाइफ इंप्रिजनमेंट तो कभी खत्म होने ही नहीं वाला। अगर इतनी बात बच्चे आप सभी को समझ में आ गई तो वाई टाइप करो फटाफट, जल्दी से टाइप करो बच्चे, वाई टाइप करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। फिर क्या हुआ? अब सिचुएशन क्या आ रहा है, सिनेरियो क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। इस व्यक्ति को क्या क्या सजा हुई है? 5 साल 7 साल इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब बहुत साल हो गए,
अब ये व्यक्ति बहुत सालों से जेल में है, इसको जेल में रहते लगभग 15 साल होने वाले हैं। अभी 15 साल पूरे नहीं हुए, 15 साल होने वाले हैं। ठीक है, पहली बात ये लगभग 15 साल, थोड़ा सा कम रह गया है, 15 साल से होने वाला है। उसके साथ साथ इसको रेमिशन मिले हुए हैं बहुत सारे। रेमिशन मतलब माफियां मिली हुई हैं, लगभग देखा जाए तो लगभग 2900 डेज की, जो सालों में हो जाएगा 2900 डेज, 365 दिन होते हैं एक साल में, इसके पास लगभग 3000 दिन हैं, तो कितने साल हो जाएंगे ना, कितने साल हो जाएंगे। तो उतने सालों की इसे रेमिशन मिली हुई है, माफी मिली हुई है। रेमिशन का मतलब होता है अब आप जेल के पीछे हो, अब आप अच्छे से रह रहे हो, सबसे प्यार से रह रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, तो जो सरकारें हैं वो आपको थोड़े दिनों की माफी देते रहते हैं, जिससे क्या हो, आप जल्दी छूट जाओ। मतलब प्रेरित करते रहते हैं जो कारावास में है, जिससे कि वो अच्छा कंडक्ट बनाए रखें, अच्छा कंडक्ट बनाए रहेंगे तो जल्दी छूट जाएंगे। तो इसको रेमिशंस, ये काफी अच्छा व्यवहार रखा इसने इतने 14 साल, तो ये इसको रेमिशंस भी बहुत सारे मिले हुए हैं। तो इसके पास इतने दिनों के रेमिशंस हैं, 14 साल ये लगभग जेल में रह चुका है। तो ये आया कोर्ट के सामने और व्यक्ति बोल रहा है, भाई साहब देखिए, मुझे 3 सजा हुई थी, 7 साल, 5 साल, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मेरे को ये 3 सजाएं हुई थी। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ मैं 14 साल लगभग जेल में रह लिया हूं और लगभग मेरे पास अच्छा खासा रेमिशन है जो सालों में जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि मेरी जो सजा है टोटल, वो मैंने कंप्लीट कर ली है, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। जज साहब ने बोला, ऐसे कैसे, तुम्हें तो यार 7 साल, 5 साल और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुआ है, तुमने सजा कैसे पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि कर ली है मैंने पूरी। इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब क्या होता है, अभी तो आपने, अभिनव सर ने सेक्शन पढ़ाया आपको। इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब क्या है, 20 साल। इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है, 20 साल। तो अगर 7, और जज साहब ने क्या बोला था, जो सजाएं हैं वो कंकरेंटली चलेंगी, साथ साथ चलेंगी। मतलब मैं 14 साल जेल में हूं, मतलब जो 7 साल वाली सजा थी वो खत्म हो चुकी है, 5 साल वाली सजा थी वो भी खत्म हो चुकी है, बस मेरा लाइफ इंप्रिजनमेंट चल रहा है। और लाइफ इंप्रिजनमेंट कितना है, 20 साल का है, और जिसमें मैं 14 साल जेल में रह चुका हूं और लगभग 8, 9, 10 साल का मेरे पास रेमिशन है, तो मैंने तो 20 साल पूरे कर लिए, तो मेरे को छोड़ो। जज भी घूम गए, अरे भाई इतना दिमाग कहां से लगा दिया तूने। तो कहा कि यार बात तो सही है, इस पर सोचना पड़ेगा। जज साहब ने कहा, 1 मिनट रुको, इस शब्द को समझते हैं। ये जो आपको सजा हुई ना, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की, इसका मतलब क्या है। और फिर जज साहब ने देखा कि जो 1955 में अमेंडमेंट आया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसमें बहुत साफ साफ लिख दिया उस सेक्शन के अंदर कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का मतलब होगा इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जज ने बोला, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास मतलब 10 साल, 15 साल या 20 साल नहीं, आपका जितना भी जीवन है, मतलब आप जब तक जिंदा रहोगे आप जेल के पीछे रहोगे। बस इतना सा ही मतलब होता है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का। ये जज साहब ने बहुत बोला। और ये बोला कि जो 20 साल वाला फंडा आप लेके आ रहे हो ना, सेक्शन 57 में जो लिखा है कि 20 साल की इंप्रिजनमेंट है, वो जैसे कि अभी अभिनव सर ने बताया कि वो खाली एक रूल है, ये पता लगाने के लिए कि अगर कैलकुलेट करना है इंप्रिजनमेंट को तो उसका फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, बस उसके लिए 20 साल लिखा हुआ है। इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि 20 साल की सजा हुई है। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन दे दिया। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण उसने बात कही, जज साहब ने कही कि देखो, जो भी तुमको रेमिशन मिला है 2893 दिन का, इसकी कोई भी वैल्यू है नहीं। कोई भी वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि इन रेमिशन की वैल्यू तभी होती है जब किसी को एक निश्चित समय के लिए सजा हुई हो। अगर तुम्हें यहां सजा 15 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की, मतलब एक टर्म के लिए हुई होती, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हुई होती, तो तुम्हारे ये रेमिशंस काम आते, आप उस सजा में से इन सालों को कम करवा लेते।
पर आपको जो सजा हुई है वो किसी टर्म के लिए नहीं हुई है, कोई निश्चित समय के लिए नहीं हुई है, आपको हुई है आपके पूरे जीवन के लिए। अब आप कितना भी जी सकते हो। कहने का मतलब है आपकी सजा ऐसी है कि जब तक आप मर ना जाओ आप सलाखों के पीछे रहोगे। तो वहां पे इन रेमिशंस का कोई फायदा नहीं है। किस में से घटाओगे? घटाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, और वो कितना है वो तब तक नहीं पता चल सकता जब तक आप मर नहीं जाओगे। तो ये जो रेमिशन का लॉजिक है वो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ पे लग ही नहीं सकता। और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली अगर स्टेट आपको सही में बचाना ही चाहती, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको बचाना ही चाहती, वो चाहती कि आप जेल से चले जाओ बाहर, तो आपको रेमिशन ना देके आपको सेक्शन 55 के अंदर कम्यूट कर देती है आपका इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अभी हमने पढ़ा सेक्शन 55 के अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये जो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसको बदल के किसी और पनिशमेंट में कर दे, और इसके लिए उसे ऑफेंडर की कंसेंट की भी जरूरत नहीं है। तो अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सच में ही चाहती थी कि आप इतने अच्छे हो, आपका कंडक्ट इतना अच्छा है कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो ये फालतू की बकवास करके वो सेक्शन 55 में एक सिंपल सा ऑर्डर निकालती कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का बदल के इसका 20 साल 15 साल कर दो। अगर वो ऐसा करती, जैसे ही स्पेसिफाइड टर्म आता कि इतने सालों की सजा है, उसमें से हम इतने दिनों को रेमिट कर देते और आपको छोड़ देते। पर ऐसा तो किया नहीं है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, और आपकी सजा जो है वो अभी भी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की है। और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का तो बच्चा हमारे दिमाग में तो एक ही मतलब होता है, आजीवन कारावास। मतलब जब तक जियोगे यहीं जियोगे, कहीं जाने नहीं देंगे तुमको। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में दोस्तों इसकी जो अपील थी, जो बात थी हमारे ऑफेंडर की, उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसको पूरा जीवन अपने जेल के पीछे गुजारने के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, अगर दोस्तों क्लियर है केस तो फटाफट वाई टाइप करो। आखिरी सेगमेंट पे पढ़ रहे हैं, टेस्ट और लर्निंग क्वेश्चंस देख रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से। हाँ, पहला क्वेश्चन, तैयार हो जाओ, पेटी बांध लो फटाफट। क्वेश्चन वन बात करता है कि आईपीसी के अंदर कौन सा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। Which punishment cannot be awarded under IPC? डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती, रिगोरस इंप्रिजनमेंट नहीं दिया जा सकता, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ नहीं दिया जा सकता, या फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती। इन चारों में से कौन सी सजा आईपीसी में नहीं दी जा सकती है? बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। क्योंकि मैं आपको ये चौथी बार बता रहा हूं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है, इसको बदल के 1955 में इसका नाम क्या रख दिया है? इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसलिए अब ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ शब्द का इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो डेथ भी दे सकते हैं, मैंने इंप्रिजनमेंट आपको बताया 2 तरीके का होता है, रिगोरस और सिंपल, दोनों ही दे सकते हैं। प्रॉपर्टी भी आपकी फोर्टफीट हो सकती है, पर ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 1955 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद देना पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत समझदारी से आपने जवाब दिया। देखो दूसरा सवाल, क्वेश्चन 2, इन केस ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, पावर टू कम्यूट द सेंटेंस इज कन्फर्ड अपॉन, किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसका मृत्यु दंड बदल के कोई और दूसरी सजा देना किसकी पावर में है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? क्या दोनों ऐसा कर सकते हैं? या प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं आईपीसी के अंदर? ठीक है, फटाफट से बताओ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है बस? बिल्कुल सही जवाब, ज्यादातर लोगों ने सही दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है अंडर सेक्शन 54 कि वो डेथ पेनल्टी को बदल के किसी दूसरे क्राइम में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ तीसरे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3, नो अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड। मानिए एक ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए आईपीसी में यह नहीं बताया गया कि आपको कितना फाइन पे करना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ फाइन पे करना पड़ेगा। यह सेक्शन मैंने अभी तक आपको कवर करवाया नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि हो सकता है शायद आपको इसके बारे में जानकारी हो, इसलिए ध्यान से देखो। अगर कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ फाइन का, बस इतना लिखा हुआ है कि फाइन भी इंपोज किया जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में कितना फाइन लगाया जा सकता है? मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी भी उसकी सेंटेंसिंग पावर है उतना फाइन लगा सकता है,
या कोई सीमा ही नहीं है, कितना भी जितना मजिस्ट्रेट के मन में आए उतना फाइन लगाया जा सकता है, या फिर जो भी फाइन लगाया जा रहा है वो फाइन रीजनेबल होना चाहिए। एक रीजनेबल फाइन लगाया जा सकता है, मतलब एक ऐसा फाइन जो ठीक ठाक है, या फिर बोथ बी एंड सी, मतलब है तो अनलिमिटेड, मतलब कितना भी लगाया जा सकता है, पर जितना लगाया जा रहा है वो रीजनेबल होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो बताओ बच्चे, मजिस्ट्रेट अपने हिसाब से लगाएगा, या फिर अनलिमिटेड होगा, या फिर रीजनेबल होगा, या फिर अनलिमिटेड होगा पर रीजनेबल होगा? जल्दी से। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया। इसका आंसर है डी। कोई लिमिट नहीं है, अगर अमाउंट नहीं बताया गया फाइन का तो कितना भी फाइन हो सकता है, पर जितना भी हो वो रीजनेबल होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, यही है दोस्तों, आज का हमारा सफर खत्म होता है। दोस्तों कल संडे है, हैप्पी संडे, इसको एंजॉय करिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, बाहर निकलिए, घूमने जाइए, अपने माइंड को फ्रेश करिए और मंडे के लिए तैयारी कर लेना। मंडे को दोस्तों हमारी एविडेंस की क्लास होगी शाम को 7 बजे, बिल्कुल टाइम पे यहां पे आ जाना। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारा डिस्कशन है, हम उसको जारी रखेंगे और अपने सफर को कंटिन्यू करेंगे। और आखिरी बात दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो के बारे में, इस सीरीज के बारे में सबसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों ये सीरीज तभी तक चलेगी जब तक लोग जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑन मंडे, बाय बाय।